नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की तरफ से। आज की क्लास 10th 10वीं कक्षा विज्ञान हिंदी वर्ग के लिए जो तीसरा पाठ हम पढ़ रहे थे अनुवांशिकी, उसके बारे में अंतिम जो टॉपिक बचा हुआ है या अंतिम जो क्लास आज की बची हुई है उसको हमें पढ़ेंगे। अभी तक अनुवांशिकी के अंदर हमने पढ़ा है मेंडल के अनुवांशिकी के जो नियम हैं उनके बारे में। मेंडल के 3 नियम जो हमने पढ़े हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम जो हैं वो मेंडल के संकरण प्रयोग जो हैं उन पर आधारित थे। और संकरण प्रयोग हमने 2 पढ़े थे, एक जिसमें संकरण करवाया जाता है एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा जिसमें संकरण करवाया जाता है किन्हीं 2 आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, जिनको हम क्रमशः एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। इसमें एक संकर संकरण प्रयोग पर पहले 2 नियम यानी प्रभाविता और पृथक्करण का नियम आधारित है, और दूसरा जो प्रयोग था द्विसंकर संकरण, उस पर मेंडल का तीसरा जो नियम है यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम वो आधारित है। इसके बाद में इसमें हमें एक छोटा सा टॉपिक जो है वो और पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं बैक क्रॉस या पश्च संकरण। पश्च संकरण या इसका एक दूसरा नाम जो है वो संकर पूर्वज संकरण भी होता है। अब यह संकर पूर्वज संकरण जो है वो हम किसे कहते हैं, उसके लिए एकल संकरण प्रयोग जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसको ध्यान में रखें। मेंडल ने ये प्रयोग करवाया था एकल संकरण प्रयोग में कि उन्होंने एक जो है वो शुद्ध लंबा पादप लिया और एक शुद्ध बौना पादप लिया। शुद्ध लंबा पादप यानी समयुग्मजी लंबेपन वाले एलिल जिसमें हैं दोनों कैपिटल टी हैं, और समयुग्मजी बौना यानी जिसमें दोनों स्मॉल टी एलिल हैं। इसमें युग्मक बने जिसमें कैपिटल टी था और इस पादप में युग्मक बने जिसमें स्मॉल टी था। इनका जब आपस में संलयन हुआ तो इससे जो उन्हें संतति प्राप्त हुई वो थी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसे ये जो संतति उत्पन्न हुई इसमें लंबेपन का गुण प्रकट हुआ, लेकिन ये कैसा था, अशुद्ध लंबा पादप था। इसे हम संकर पादप भी कह सकते हैं या संकर संतति भी कह सकते हैं। संकर संतति जो है वो किससे प्राप्त होती है, संकरण से। तो संकरण से प्राप्त संतति को संकर संतति कहते हैं, और संकरण का मतलब होता है 2 भिन्न भिन्न लक्षणों वाले बीच पादपों के मध्य आपस में क्रॉस करवाना। इससे ये संकर संतति प्राप्त हुई। अब इसे संकर संतति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह संकर है, इसमें 2 जीवों के या 2 पादपों के लक्षण एक साथ आ गए हैं। एक लंबेपन का एलिल है, एक बौनेपन का एलिल है, इसलिए ये संकर संतति कहलाती है। अब यहाँ पर इस पर आधारित जो है वो है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण जो है वो हम किसे कहेंगे, ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है वो है संकर पीढ़ी या संकर संतति के पादप, और ये जो हैं वो हैं पूर्वज यानी जनक पूर्वज, एक ही बात है। तो अब पश्च संकरण का सीधा सा मतलब ये होगा कि इस संकरण को हम वापस पीछे की तरफ ले जाएं, आगे नहीं बढ़ाएं, अब तो संतति प्राप्त नहीं करें, पीछे की तरफ ले जाएं। पीछे की तरफ ले जाने का मतलब हम क्रॉस करवाएं किनके मध्य, संकर संतति और पूर्वज संतति के मध्य, पूर्वज पीढ़ी के मध्य, तो उसे हम संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। तो पश्च संकरण या संकर पूर्वज संकरण किसे कहेंगे, जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण पूर्वज पीढ़ी के पादप से या जनक पीढ़ी के पादप से करवाया जाता है तो उसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। सीधा सा हो गया, ये F1 पीढ़ी है और ये जनक पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी के संकर पादप का या संकर संतति का संकरण जब जनक पीढ़ी के किसी पादप से करवाया जाए तो उसे हम संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। तो परिभाषा में सीधी सी इतनी सी चीज ध्यान में रख लें, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। संकर का मतलब संकर संतति यानी F1 संतति, पूर्वज का मतलब है जनक पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी और जनक पीढ़ी के मध्य होने वाला संकरण संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण कहलाता है। ध्यान में रह जाएगा, आसान सा ही है, परिभाषा तो ये होगी। अब इसके बाद में
इस संकर पूर्वज संकरण के दो प्रकार होते हैं, या संकर पूर्वज संकरण जो है वो दो प्रकार का होता है। एक पहला जो इसका प्रकार है वो कहलाता है पश्च संकरण ही इसको कहेंगे, या इसके आधार पर हम इसको एक दूसरा नाम संकर पूर्वज संकरण जो है वो भी दे सकते हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो एक जो है वो तो कहलाता है आउटक्रॉस या फिर बाह्य संकरण, और दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण या परीक्षार्थ संकरण भी कह देते हैं, एक ही बात है। तो दो प्रकार का ये क्रॉस होता है, एक बाह्य संकरण और दूसरा परीक्षण संकरण। अब बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसको ध्यान में रख लें। बाह्य संकरण के लिए अपनी किताब में ये पश्च संकरण शब्द भी यूज में लिया गया है, तो उसके लिए दोनों ही चीजें ध्यान में रख लें। ये वर्ड भी आ सकता है कि पश्च संकरण किसे कहें, तो भी आप इसका ये प्रकार बता दें। वैसे एक्चुअल में यदि देखा जाए तो पश्च संकरण जो है वो इन दोनों को मिलाकर कहते हैं, लेकिन अपनी किताब में पश्च संकरण जो है वो केवल बाह्य संकरण के लिए उपयोग में लिया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। अब चलो उसको हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखें कि संकर पूर्वज संकरण के दो प्रकार जो हैं वो कौन से हैं। संकर पूर्वज संकरण किसे कहेंगे, जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण जनक पीढ़ी के किसी एक पादप से, जनक पीढ़ी में दो पादप है, एक लंबा है एक बोना है, ये भी जनक है ये भी जनक है, जनक पीढ़ी के किसी पादप से करवाए तो उसको हम क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इसके दो प्रकार हो गए। जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षण वाले पादप से करवाया जाए, जो F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ था उस पादप से करवाए तो है वो बाह्य संकरण, और जब F1 पीढ़ी का संकरण करवाया जाए अप्रभावी पादप से तो उसे हम कहेंगे परीक्षण संकरण। इसी के आधार पर यह परिभाषा बन गई। तो तीनों परिभाषाएं एक बार एक साथ देखें। जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण जनक पीढ़ी के पादप से करवाया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। बाह्य संकरण क्या हो जाएगा, जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण प्रभावी जनक पीढ़ी के पादप से करवाया जाता है, बस परिभाषा में प्रभावी शब्द जोड़ दें, प्रभावी जनक पीढ़ी के पादप से करवाया जाता है तो उसको बाह्य संकरण कहते हैं। और जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण अप्रभावी जनक पीढ़ी के पादप से करवाया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। अब इनको रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना, पश्च संकरण और बाह्य संकरण, इन दोनों को, तो उसको हम देखें कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए ये जो रेखा चित्र था एकल संकरण प्रयोग का, उसको जरूर से आप ध्यान में रखें। यहाँ पर यही था, एक लंबा पादप था और एक कैसा बोना पादप है, लंबा ये कैपिटल टी और ये बोना पादप स्मॉल टी, ये युग्मक बने इसमें, और युग्मक से F1 पीढ़ी हमको प्राप्त हो गई जो संकर या लंबा पादप प्राप्त हुआ। ये है F1 पीढ़ी, ये है जनक पीढ़ी, ये है संकर पूर्वज संकरण। और यदि जनक प्रभावी लक्षण वाला हो तो वो है बाह्य संकरण, और अप्रभावी लक्षण वाले जनक से करवा रहे हैं तो वो है परीक्षण संकरण। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं बन जाएगी। अब बाह्य संकरण की बात करते हैं हम पहले। पहला प्रकार बाह्य संकरण, या फिर बाह्य संकरण के स्थान पर यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पश्च संकरण या संकर पूर्वज संकरण क्या है, तो भी उसमें आप इसी के बारे में बताओगे, डिटेल से यही दिया गया है, हालांकि सही में ये होता नहीं है। अब बाह्य संकरण की बात करें तो इसमें क्या हो गया, जब F1 पीढ़ी के जनक, F1 पीढ़ी का पादप जो है, F1 पीढ़ी के पादप का संकरण जनक पीढ़ी, और जनक में भी कौन सा, प्रभावी जनक के साथ में करवाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य संकरण कहेंगे। F1 पीढ़ी का पादप कैसा है, अशुद्ध लंबा, और प्रभावी जनक जो है वो कैसा है, शुद्ध लंबा। इसका जीन प्ररूप हो जाएगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और शुद्ध लंबा जो है उसका जीन प्ररूप हो गया कैपिटल टी। इसमें युग्मक बनते हैं दो प्रकार के, क्योंकि इसमें दो प्रकार के एलील हैं,
इसलिए युग्मक निर्माण के समय पृथक्करण का प्रयोग हमने पढ़ा, पृथक्करण का नियम पढ़ा था, उसके अनुसार एक युग्मक में केवल एक ही एलील जाता है, या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। जबकि इसमें देखें तो युग्मक एक ही प्रकार के बनेंगे, ये जाएगा तो भी कैपिटल टी जाएगा युग्मक में, ये जाएगा तो भी कैपिटल टी। अब इनका संलयन होगा, युग्मक संलयन को हम दर्शाते हैं बोर्ड के द्वारा। इस बोर्ड के आधार पर हम एक बोर्ड जो है वो बना लेते हैं और उसमें युग्मक लिख देते हैं। एक तरफ इसके युग्मक लिख दिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक तरफ इसके युग्मक लिख दिए। अब इसके चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट वही आना है। इसका युग्मक एक ही है इसलिए बीच में कोई लाइन नहीं खींची, ये युग्मक दो है इसलिए बीच में लाइन खींच दी। संलयन होगा तो एक युग्मक से कैपिटल टी, दूसरे से भी कैपिटल टी, और इसमें एक से आया कैपिटल टी, दूसरे से आया स्मॉल टी। अब ये तो हो गया इनका, इससे बाईपस बाह्य संकरण से प्राप्त जो संततियां हैं उनका जीन प्ररूप हो गया। लक्षण प्ररूप लिख दें, कैपिटल टी है इसलिए ये कैसा होगा, लंबा, और इसमें भी कैपिटल टी एक है, साथ में चाहे स्मॉल टी हो, लेकिन प्रभाविता के कारण से ये अपने आप को प्रदर्शित करेगा, इसलिए ये पादप भी कैसा होगा, लंबा। तो बाह्य संकरण में या पश्च संकरण में लक्षण प्ररूप अनुपात जो हमको प्राप्त हुआ वो अनुपात क्या है, 100% लंबा। सभी पादप लंबे ही उत्पन्न होते हैं, एक भी पादप इनमें बूना उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जीन प्ररूप अनुपात जो है उसको देखें, जीन प्ररूप यहाँ पर दो प्रकार के हैं। जीन प्ररूप अनुपात लिख रहे हैं हम, तो ये दो प्रकार के जीन प्ररूप प्राप्त हुए। एक तो है कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा, और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी यानी अशुद्ध लंबा, और इनका जो अनुपात आता है वो है 1:1। तो ये हो गया बाह्य संकरण। तो बाह्य संकरण में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं उनके अनुसार सीधा सा ध्यान में रखें, बाह्य संकरण किसे कहेंगे या पश्च संकरण किसे कहेंगे, परिभाषा ऐसे ही ध्यान में रख लो। अब बाह्य संकरण या पश्च संकरण का अर्थ होता है जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण प्रभावी जनक पीढ़ी के पादप से करवाया जाता है तो उसे हम बाह्य संकरण कहते हैं। उदाहरण, एक F1 पीढ़ी का पादप जो अशुद्ध लंबा पादप है, इसका संकरण जब प्रभावी जनक पीढ़ी के शुद्ध लंबे पादप से करवाया जाता है तो उस स्थिति में ये अशुद्ध लंबे पादप में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। ये युग्मक बनते हैं, ये युग्मकों के संलयन से संततियां उत्पन्न होती हैं, और इन संततियों का लक्षण प्ररूप अनुपात बाह्य संकरण में या पश्च संकरण में लक्षण प्ररूप आता है 100% प्रभावी। केवल प्रभावी लक्षण यानी लंबा ही लक्षण प्रकट होगा। शुद्ध है या अशुद्ध है वो जीन प्ररूप अनुपात के आधार पर है, और जीन प्ररूप आता है शुद्ध प्रभावी यानी शुद्ध लंबा 1 और अशुद्ध लंबा भी 1। अब दूसरा देखें, दूसरा जो है वो है परीक्षण संकरण। अब परीक्षण संकरण जो है उसकी हम बात करें तो परीक्षण संकरण किसे कहेंगे, तो परिभाषा तो इस शब्द से हो जाएगी, जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण हम करवाते हैं अप्रभावी जनक पीढ़ी के पादप से तो उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। अब F1 जनक पीढ़ी जो है या F1 पादप जो है वो तो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी यानी अशुद्ध लंबा, और ये जो पादप हमें प्राप्त हुआ है या हमने जनक के रूप में काम में लिया था वो कैसा है, शुद्ध बोना। शुद्ध बोना जिसका जीन प्ररूप है स्मॉल टी, अशुद्ध लंबा जिसका जीन प्ररूप है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें दो प्रकार के युग्मक बने, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसमें एक ही प्रकार का युग्मक बना केवल स्मॉल टी। अब युग्मक संलयन को दर्शा दें, वैसे ही एक बोर्ड बना करें जिसमें एक तरफ लिख दें एक जनक का युग्मक यानी ये स्मॉल टी यहाँ लिख दिया, इसके दोनों युग्मक यहाँ लिख दें कैपिटल टी स्मॉल टी, बीच में लाइन खींची। संलयन से एक तरफ से आया कैपिटल टी, दूसरी तरफ से स्मॉल टी, इसमें एक तरफ से स्मॉल टी दूसरी तरफ से भी स्मॉल टी। अब इसके लक्षण प्ररूप दिखने में ये पादप जो हो वो कैसा होगा, लंबा ही होगा चाहे अशुद्ध हो,
और दिखने में ये पादप जो है वो कैसा होगा, बोना। अब परीक्षण संकरण का जो लक्षण प्ररूप अनुपात आता है उसको लिख दें। लक्षण प्ररूप अनुपात यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो उसके लिए पहले लक्षण प्ररूप लिख दें, लंबा अनुपात बोना, और गिनकर इनकी संख्या जो है वो लिख दें 1:1। ये हो गया लक्षण प्ररूप अनुपात। अब दूसरा जो है वो है जीन प्ररूप अनुपात। जीन प्ररूप अनुपात में पहले जीन प्ररूप लिख दें, दो तरह के हैं, एक तो है कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा है स्मॉल टी, और अनुपात इनका आता है 1:1। तो परीक्षण संकरण में हमें लक्षण प्ररूप अनुपात भी 1:1 प्राप्त हुआ, जीन प्ररूप अनुपात भी 1:1 प्राप्त हुआ। जबकि ये बाह्य संकरण या पश्च संकरण जो है इसमें लक्षण प्ररूप अनुपात 100% एक ही प्राप्त हुआ, जबकि जीन प्ररूप अनुपात 1:1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ये जो दोनों प्रकार के परीक्षण हैं इनको ये बाह्य संकरण या परीक्षण संकरण क्यों कहते हैं, इस चीज को देखते हैं। पहले तो इसको हम बाह्य संकरण क्यों कहेंगे उसको देखें। यहां पर F1 पीढ़ी में ये जो था इससे ध्यान में रखेंगे, इसके अनुसार ये नाम इनको दिए जाते हैं। जब हम संकरण करवाते हैं तो एक शुद्ध और एक अशुद्ध पादप के बीच में संकरण करवाते हैं, तो F1 पीढ़ी में जितने भी पादप प्राप्त होते हैं उनमें सब में लक्षण तो एक ही प्राप्त होता है, जो प्रभावी होता है वो, लेकिन वो पादप सारे के सारे कैसे होते हैं, अशुद्ध होते हैं। और इस कारण से जब इनका आगे संकरण करवाया जाता है तो अगली पीढ़ियों में पृथक्करण के नियम के कारण से इसके स्मॉल टी का लक्षण वापस प्रकट होने की संभावना रहती है, यानी इनमें अशुद्धता आ जाती है। लेकिन जब हम इसका संकरण वापस, ये F1 पीढ़ी का पादप प्राप्त किया, इसका संकरण हम वापस प्रभावी जनक से करवा दें तो देखें क्या हो रहा है। तो उस स्थिति में 50% तो शुद्ध पादप प्राप्त होते हैं, 50% अशुद्ध, यानी 100% जो अशुद्धता आ गई थी उसमें से 50% में वापस हमने शुद्धता प्राप्त कर ली, यानी अप्रभावी लक्षण या अप्रभावी एलिल जो था उसका प्रवेश हो गया था सभी पादपों में, उसको हमने आधे में से तो वापस निकाल ही दिया। तो ये अप्रभावी जीन को या अप्रभावी एलिल को क्या करता है, आउट करता है, बाहर करता है, और प्रभावी लक्षण में शुद्धता लाता है। प्रभावी लक्षण में आने वाली अशुद्धता को ये हटाता है या बाहर करता है, इसलिए इसको कहा जाता है बाह्य संकरण। और इसी कारण से 50% शुद्ध और 50% अशुद्ध पादप प्राप्त हुए, जबकि F1 पीढ़ी में सभी पादपों में क्या आ गया था, अशुद्धता आ गई थी, क्योंकि सारे के सारे 100% ही कैसे हैं, अशुद्ध लंबे पादप हैं। इससे वापस हमने शुद्ध लंबे पादप जो हैं वो प्राप्त कर लिए, इसलिए ये कहलाता है बाह्य संकरण। लेकिन मुख्य चीज है परीक्षण संकरण। इसे हम परीक्षण संकरण क्यों कहेंगे उस चीज को देखें। यहाँ पर ये F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए हैं जिसका जीन प्ररूप जो है वो कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और लक्षण प्ररूप क्या है, लंबा। अब एक पादप को यदि हम देखें, उसके लक्षण को देखें तो हमें उगा हुआ पादप दिखेगा, तो उसको देखकर हमें बाह्य प्रतीति के आधार पर ये तो बता सकते हैं कि वो लंबा है या बोना है, दिख जाएगा। लंबा है उसकी लंबाई ज्यादा है, बोना उसके तने की लंबाई कम है। तो लक्षण प्ररूप का तो हमें पता चल जाता है देखकर, लेकिन उस जीन प्ररूप का हमें पता कैसे चला, या मेंडल को कैसे पता चला कि इसमें एक तो कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इनका पता नहीं चलता है। तो अब इस आधार पर इसकी जांच करनी हो कि कोई भी पादप, यानी हम सीधी सी ये बात करें कि एक लंबा पादप है और एक बोना पादप है। बोना पादप तो निश्चित रूप से क्या होगा, स्मॉल टी होगा, मेंडल के नियमों के आधार पर हमें ये समझ में आ गया। लेकिन लंबा पादप जो होगा है वो कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। अब ये तो जीन प्ररूप है, ये तो हमने दर्शाने के लिए, जैसे गणित में हम कोई से संख्या को x y मानते हैं, वैसे ही इसमें तो हमने माना है कि वो जीन कैसा है, कैपिटल टी या स्मॉल टी जैसा। बाकी जीन टी जैसे दिखते नहीं हैं और इन जीनों को देखा भी नहीं जा सकता है क्योंकि जीन बहुत छोटे होते हैं। तो अब इस आधार पर इसका पता कैसे लगाया जाए कि प्रभावी लक्षण वाला जो पादप है
ये दिक्कत प्रभावी लक्षण में ही आती है। प्रभावी लक्षण लंबा है तो वो प्रभावी लक्षण वाला पादप शुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है, उसकी जांच करनी हो तो वो जांच कैसे की जाएगी? इस पश्च संकरण से की जाएगी। हमने एक लंबा पादप ले लिया, हो सकता है वो लंबा पादप शुद्ध हो सकता है वो लंबा पादप कैसा हो? अशुद्ध हो। अब इसकी हमें यदि जांच करनी है तो इसका परीक्षण जो है वो बोने पादप के साथ में करवा दो। यदि एक लंबा पादप उगा हुआ है, उसकी पहचान करनी है, वो शुद्ध है, तो यदि वो शुद्ध है तो उसका संकरण जैसे ही हम बोने पादप से करवाएंगे, इस स्थिति में ये संकरण करवाएंगे तो इससे सारी की सारी संततियां जो उत्पन्न होंगी, यानी अगली पीढ़ी में जितने भी पादप प्राप्त होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? प्रभावी लक्षण वाले, यानी सारे पादप लंबे ही उत्पन्न होंगे। तो इन संततियों को देखकर हमें यह पता लग जाएगा कि जो लंबा पादप हमने लिया था संकरण में वो कैसा था? शुद्ध था। लेकिन ये लंबा पादप यदि अशुद्ध है, शुद्ध नहीं अशुद्ध है, तो उस स्थिति में इनका जब आपस में संकरण करवाएंगे तो जो संततियां प्राप्त होंगी उनमें आधी यानी 50% तो होंगी प्रभावी लक्षण वाली यानी लंबी, और 50% जो है वो होंगी अप्रभावी लक्षण वाली यानी बोनी। तो उससे यह जांच हो जाएगी। तो मेंडल ने संकर संतति जो है उसका संकरण, उसमें मेंडल को यह जांच करनी थी कि इन दोनों जनकों से यह संतति उत्पन्न हुई है, तो क्या इसमें दोनों जनकों के युग्मक हैं, मतलब इसमें कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी है या नहीं है, उसकी जांच उन्हें करनी थी। तो जांच के लिए कुछ बीज जो हैं F1 पीढ़ी के उनको उगाया और उनका संकरण बोने पादप से करवा दिया। बोने पादप से करवाने पर उन्हें अगली पीढ़ी में 50% संततियां लंबी, 50% संततियां बोने प्राप्त हुई। इससे यह पता चल गया कि F1 पीढ़ी में कैपिटल टी के साथ साथ स्मॉल टी भी उपस्थित है। यदि स्मॉल टी इसमें नहीं होता तो फिर सारी संततियां लंबी उत्पन्न होती, लेकिन यहाँ पर आधी लंबी आधी बोने प्राप्त हुई। इससे इसकी जांच हो गई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण। तो आज के टॉपिक में मुख्य बात बस यही देखी, इन तीनों की परिभाषाएं ध्यान में रखनी है और ये जो रेखा चित्र हमने बनाए हैं इनको ध्यान में रखना है। एकदम सीधा सा है परिभाषाओं में, एक परिभाषा ध्यान में रख लें, संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं? तो संकर पूर्वज संकरण क्या हो गया? जब F1 पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी के किसी भी पादप से करवाया जाता है, किसी भी जनक से करवाएं तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। अब इस आधार पर इनकी परिभाषा क्या हो गई? पश्च संकरण या बाह्य संकरण। जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक पीढ़ी से करवाया जाता है तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक पीढ़ी से करवाया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। इसमें ये इनका रेखा चित्र बन जाएगा। परीक्षण संकरण जो है वो क्यों करवाते हैं? परीक्षण संकरण के द्वारा हम प्रभावी लक्षण वाला जो जीव है उसके जीन प्ररूप की जांच की जा सकती है, या जीन प्ररूप का परीक्षण जो है वो इससे किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? परीक्षण संकरण। तो इसके साथ ही अपना ये चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ। इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो है वो और हो गया, वो है मेंडल के ये जो नियम हमने पढ़े हैं, तीनों नियम, इनका महत्व क्या है? तो मेंडल के नियमों का या मेंडलवाद का महत्व है उसके बारे में अंतिम रूप से देख लें। ये केवल थ्योरेटिकल चीजें हैं जो नोट्स वगैरह में आपको लिखवाई हुई हैं। जैसे मेंडल ने के नियमों से हमें ये पता चला कि एक ही लक्षण वाले जो जीन होते हैं उनके अलग अलग रूप मिलते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये भी होते हैं। इनमें से एक रूप जो है वो कैसा होता है? अप्रभावी। और अप्रभावी एलील या जीन जो है वो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता प्रभावी जीन की उपस्थिति में। इस चीज को जानकारी में ध्यान में रखते हुए हम अप्रभावी जीनों को अलग कर सकते हैं या अप्रभावी जीनों को हटा सकते हैं, क्योंकि अप्रभावी जीन जो हैं वो किसी पादप में अवांछित लक्षण लेकर आते हैं। जैसे पादप में फूलों का कम उत्पन्न होना, फल छोटे बनना, पकने से पहले झड़ जाना, इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो अप्रभावी जीनों के कारण से आते हैं। हमारे शरीर में कई सारे जो रोग होते हैं, आनुवंशिक रोग, वो अप्रभावी जीनों के कारण से आते हैं। और संकरण करवाकर हम अप्रभावी जीन जो हैं उनको क्या कर सकते हैं? उनके प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो एक तो मेंडल के प्रयोगों से अप्रभावी जीनों के कारण से उत्पन्न होने वाले
जो लक्षण होते हैं उनको हटाया जा सकता है। दूसरा, मेंडल का युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है वो क्या करता है, जीन अवधारणा को प्रतिपादित करता है। जीन अवधारणा बाद में दी गई थी कि हर लक्षण के लिए जो जीन हैं वो उत्तरदायी होते हैं, या किसी भी लक्षण का निर्धारण जीन करते हैं, और एक जीव में जो जीन पाए जाते हैं किसी भी लक्षण के, वो उसके जनकों से प्राप्त होते हैं, जिसमें एक जो है वो नर से, एक है वो मादा से, यानी एक माता से और एक पिता से प्राप्त होता है। इसकी जानकारी जो है या ये जो प्रमाण है वो हमें मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है या युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है उससे इसका पता चल जाता है। इसके अलावा ये चीज भी पता चलती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर पृथक्करण के नियम से कि किसी भी पादप में जो लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन पाए जाते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, क्योंकि पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मक दो अलग अलग प्रकार के बनते हैं। यदि जोड़े में नहीं होते, एलील एक ही होता तो युग्मक एक ही तरह का बनता, लेकिन युग्मक दो तरह के बने हैं, इसका मतलब जीन हमेशा ही किस में रहते हैं, पेयर में या फिर एक युग्म के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा मेंडल के जो संकरण के प्रयोग हैं उनके द्वारा संकर पादप जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। संकर पादप जिसमें अच्छी नस्ल के गुण जो हैं वो पाए जाते हैं, दो अलग अलग जीवों के बीच में क्रॉस करवाते हैं और उससे संतति प्राप्त करते हैं। तो इससे कई बार ऐसी संतति प्राप्त हो जाती है जिससे एक जीव में पाए जाने वाले अच्छे लक्षण और दूसरे जीव में पाए जाने वाले अच्छे लक्षण दोनों एक साथ उसकी संतान में आ जाते हैं। जैसे इसके आधार पर जो संकर नस्ल की गायें, भैंस, बकरियां या फिर बाजरा, गेहूं, चना वगैरह ये तैयार करते हैं, तो इनमें अच्छे लक्षणों का समावेश जो है वो एक साथ किया जा सकता है। ये मेंडल के संकरण के प्रयोगों से ही संभव हुआ। इसके अलावा एक और विशेष शाखा जीव विज्ञान की चलती है जिसको कहा जाता है सुजननिकी या यूजेनिक्स। इसमें क्या किया जाता है, मानव की आने वाली जो नस्लें हैं उनमें सुधार किया जाता है या उनके गुणों में सुधार किया जाता है। जीव विज्ञान के नियमों वगैरह को ध्यान में रखते हुए मानव के आनुवंशिक लक्षणों को या मानव पीढ़ी में आनुवंशिक रूप से सुधार करना या आनुवंशिक रूप से उनकी गुणवत्ता बढ़ाना, यह सुजननिकी कहा जाता है। और ये सुजननिकी जो है वो मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। तो इस तरह से ये कुछ मेंडल के नियमों के महत्व वगैरह हैं, थ्योरेटिकल चीजें हैं, याद रखने वाली चीजें हैं, उनको आप याद रख लें। बाकी मुख्य चीजें जो इसमें आई वो क्या थी, एक तो परीक्षण संकरण और एक बाह्य संकरण या पश्च संकरण। और उससे पहले मेंडल के दो प्रयोग, एकल संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग, और उन पर आधारित तीनों नियम जिनको उदाहरण के द्वारा हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं ये। तो इसके साथ ही आज का अपना ये अध्याय जो है आनुवंशिकी का ये पूरा होता है। इसके बाद में अगला अध्याय, चौथा अध्याय जो है उसको हमें कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इस चैप्टर को नोट से नोट कर लें अपनी नोटबुक में, और उसके साथ साथ में वीडियो जो है उसको भी लास्ट तक देखें ताकि ये समझ में आ जाए। इसमें चैप्टर में कोई चीज़ समझ में यदि नहीं आई है तो वो कमेंट वगैरह करके बता दें या अशोक जी को बता दें, उन समस्याओं को फिर से दूर करेंगे, या जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसके बारे में हम अगली क्लास में फिर से थोड़ा सा बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।